हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्राचीन कालीन इतिहास में आज हम 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। 16 महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, जिसमें द्वितीय क्रांति यानी द्वितीय नगरी क्रांति छुपी हुई है। साथियों, जब छोटे छोटे क्षेत्र एक बड़े क्षेत्र में तब्दील होते हैं तो वो अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं, यानी कबीलाई प्रथा से अब राजा का उदय होना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता जाएगा, राजा का कद बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब चक्रवर्ती राजा के रूप में अशोक महान का उदय होगा। साथियों, 16 महाजनपद नदियों का आधार था। अब इसमें कौन कौन सी नदी मुख्य है उसे आप लोग जान लीजिए। सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। अब ये जो नदियां हैं, अब झेलम को वितस्ता कहा जाता था प्राचीन काल में, रावी को प्रोसड़ी कहा जाता था, सतलुज को सतुद्री कहा जाता था। बाकी नाम सेम रहे हैं। अब सिंधु नदी के किनारे एक तरफ आप देखोगे कंबोज है और दूसरी तरफ गंधार। जो 16 महाजनपद है, उस 16 महाजनपद में 2 जनपद सिंधु नदी के किनारे हैं और सबसे दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी है, यहाँ पे अस्मक एक 16 महाजनपद का एक जनपद अस्मक है, जिसकी राजधानी पोतना या पैठान था। पोतना या पैठान दक्षिण भारत की एकमात्र 16 महाजनपद, एकमात्र महाजनपद, उसका नाम था अस्मक। अब साथियों, सबसे उत्तर में आप देखेंगे कंबोज है, गंधार है और सबसे दक्षिण में है आपका अस्मक और सबसे पूर्व में अंग है जिसकी राजधानी चंपा है, वो गंगा नदी के किनारे है और सबसे पश्चिम में मत्स्य है जिसकी राजधानी विराटनगर है, वर्तमान जयपुर के आसपास में पड़ता है। अब साथियों, 16 महाजनपद की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि छोटी छोटी मछलियां जब उन्हें कोई उससे बड़ी मछली खा लेती है तो छोटी मछलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही साम्राज्य विस्तार में भी लागू होता है। जो साम्राज्य विस्तार में, राजतंत्र में जो भी ताकतवर होता है, दूसरे कमजोर को खा जाता है। महाजनपद में धीरे धीरे बढ़ करके मात्र 16 महाजनपद रह गए, जहां छोटे छोटे कबीले बनकर पहले जन हुआ करते थे। जन से कई जन आपस में मिल करके, जैसे कई जन मिल करके जनपद बनाते थे और फिर कई जनपद मिल करके क्या बनाए? महाजनपद। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि 16 महाजनपद में पूरे भारत के क्षेत्र को समेट दिया गया। अब उन 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर कौन होगा? जिसके पास संसाधन होंगे, जिसके पास शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होगी,
जिसके पास व्यवस्था होगा। यानी कि अब इस 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर कौन होगा? तो जिसके पास में संसाधन बेहतर होंगे। संसाधन में क्या क्या होना चाहिए? जिसके पास राजस्व की बेहतर व्यवस्था हो, जिसके पास कृषि हेतु भूमि बेहतर हो, जिसके पास हथियार बनाने के साधन बेहतर हो, जिसके पास जल संसाधन बेहतर हो। यानी कि खाद्य पूर्ति, हथियार बनाने के लिए लोहा होना चाहिए, जल संसाधन यानी कि नदियों से वो सक्षम होना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से प्राकृतिक सुरक्षा होनी चाहिए। प्राकृतिक सुरक्षा होनी चाहिए और मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए। मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए। यानी कि एक नगरीय व्यवस्था और एक शासक का उदय होना 16 महाजनपद में मुख्य आधार था। साथियों, ये जो मैप है, एक चार्ट जो मैंने बनाया है, इसे आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, इसे बना लीजिए, क्योंकि जो 16 महाजनपद ये हैं, इसी 16 महाजनपद में मात्र 4 महाजनपद ही महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे सभी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो मैंने नदियाँ बताया था, उन नदियों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक एक 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तर में गंधार, दक्षिण में अस्मक, पश्चिम में मत्स्य और सबसे पूर्वी अंग। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। सबसे उत्तर में गंधार यानी कि सिंधु नदी के किनारे है गंधार, और गंधार की राजधानी है तक्षशिला। यही तक्षशिला पे चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी जाएगी। अस्मक, इसकी राजधानी है पोतना। या पैठान, ये गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में एकमात्र महाजनपद जो सबसे दक्षिण में है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में है। ये भारत यानी सबसे दक्षिण में जो है वो है गोदावरी नदी के किनारे अस्मक, राजधानी है पोतना। अब पश्चिम में है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। कहा जाता है कि वहाँ के राजा थे विराट। विराट के नाम पे उनकी राजधानी विराटनगर पड़ी थी। ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और सबसे पूर्वी है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। ये गंगा नदी के किनारे है। तो साथियों, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आपको ज्ञात हो गया है और सबकी राजधानी आपको पता हो गई है। साथियों, यहाँ पे मिलाने के लिए आएगा, एक तरफ आपको महाजनपद दे देगा और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दे देगा।
और मिलाने के लिए दे देगा और यही क्वेश्चन टफ बन जाएगा। तो आप लोगों को ये याद रखने की आवश्यकता है। अब किस तरह से धीरे धीरे सभी जनपद का अस्तित्व समाप्त होते गया। मगध का उत्कर्ष हुआ और महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त होने लगा। कंबोज की राजधानी थी हाटक। यह गंधार के उत्तर पश्चिम में था। उसके बाद कुरु, जहां पे कुरुक्षेत्र है, वही उस समय का कुरु था और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ और कुरु, महाभारत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो महाभारत रहा है वो यहीं से संबंधित था। और जो गंधार मैंने बताया था वहाँ से गांधारी थी। जो राज्य जो पौराणिक हम लोग जानते हैं वो पौराणिक के साथ साथ ऐतिहासिकता यहीं से प्राप्त होता है। उसके बाद पांचाल की राजधानी था अहिछत्र। फिर सूरसेन की राजधानी था मथुरा। ये यमुना नदी के किनारे वर्तमान में भी है। उसके बाद में कौशल की दो राजधानी, सरयू नदी के किनारे था साकेत और श्रावस्ती। एक प्रश्न पूछा जाता है सहेत महेत। अक्सर उत्तर प्रदेश पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है कि सहेत महेश किससे संबंधित है। तो सहेत महेत वर्तमान में श्रावस्ती में पाया जाता है और उस समय कौशल की राजधानी के रूप में कार्य करते थे श्रावस्ती के नाम से सहेत महेत। तो यही सहेत महेत हैं, क्योंकि उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। यहीं के राजा थे प्रसेनजित, जो अभी आप नाम आगे पढ़ेंगे। प्रसेनजित एक ताकतवर शासक थे। इनकी बहन का नाम है महाकौशला। इनका विवाह हर्यक वंश के शासक बिंबिसार से होगा। इनकी एक पुत्री होगी वजीरा। वजीरा का विवाह होगा अजातशत्रु से। तो इनको याद रखने की जरूरत है, ये ताकतवर शासक हैं। उसके बाद में चेदी करके एक महाजनपद था। उसकी राजधानी थी सोक्तिमती। कहीं कहीं सोथमती लिखा रहता है, लेकिन सोथमती या सुक्तमती दोनों एक ही बात है। चेदी। कहीं कहीं पे सोथमती लिखा रहता है, सोथमती। तो ये चेदी की राजधानी था। और उसके बाद में वत्स की राजधानी था कौशाम्बी। वर्तमान प्रयागराज इसी में शामिल था। प्रयागराज इसी में शामिल था। उसके बाद में है वज्जी। इसकी राजधानी था वैशाली। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संघ हुआ करता था। इसमें ये संघ था। कई जगह लिखा जाता है ये गणराज्य था। इसमें 8 शासक रहते थे एक साथ। 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था और ये बहुत ही शक्तिशाली संघ था। और इसी के एक शासक थे चेटक।
चेटक शासक थे, बहुत ताकतवर शासक थे। इनके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। उसके बाद एक महाजनपद था काशी। काशी का जो राजधानी था वो वाराणसी था, जो आज भी है। मल्ल थे। मल्ल जो वर्तमान में देवरिया आप देखते हैं, कुशीनगर देवरिया, तो उसे पहले कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा था और वहीं पे आगे चल करके कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो है अंतिम सांसें लिया था और इसीलिए लेटी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कुशीनगर में वर्तमान में मौजूद है। मल्ल, राजधानी कुशीनारा। और उसके बाद में अवंती, यह नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था। इसकी राजधानी था उज्जैन, उज्जैन या उज्जैनी। और दूसरी राजधानी थे महेशमती, महेशमती। यानी कि यहाँ के एक शासक थे चंड प्रदोत। इनका नाम याद रखिएगा, इनका चर्चा होगा। अब साथियों 16 महाजनपद तो हो गए। अब 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण 4 महाजनपद कौन कौन के थे? तो नंबर 1 पे हो गया मगध, नंबर 2 पे हो गया अवंती, और नंबर 3 पे हो गया वज्जी, और नंबर 4 पे हो गया कौशल। अब इन्हीं चारों लोगों ने मिलकर के 16 महाजनपद को अपने में समेट लिया और सबसे ताकतवर कौन हुआ? मगध हुआ। अब मगध में सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे अंग है और यहाँ पे है मगध। तो मगध ने क्या किया? सबसे पहले अंग को अपने में मिला करके अपना आकार बड़ा कर लिया, यानी अंग का अस्तित्व हो गया समाप्त। उसके बाद जैसे ही अजात शत्रु आएंगे, उन्होंने फिर वज्जी को और फिर कौशल को मिला लिया। अब फिर यह आकार हो जाएगा ऐसे, इतना हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए अवंती को, चेदी को, मत्स्य को, सबको मिलाते हुए चले जाएंगे और एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। अब मगध सबको समेट लेगा और एक भारत, श्रेष्ठ भारत बन करके सामने आ जाएगा। तो मगध के पास ऐसा क्या होगा कि वो सबको समेट लेगा? तो पहला वंश मगध में बृहद्रथ वंश, इसकी स्थापना किया था बृहद्रथ ने, और इसके अंतिम शासक थे रिपुंजय। रिपुंजय को बिंबिसार ने हटा करके एक नए वंश की स्थापना किया, उसका नाम है हर्यक वंश। तो साथियों मगध में मगध की उत्पत्ति शुरू हो गई, मगध का विस्तार शुरू हो गया और मगध ने सबसे पहले बृहद्रथ वंश की स्थापना हुआ। इसके संस्थापक थे बृहद्रथ, इसके अंतिम राजा थे रिपुंजय। रिपुंजय को बिंबिसार ने हटा करके एक नए वंश हर्यक वंश की स्थापना किया। इसे पितृहंता
वंश भी कहा जाता है। यानी अब यहाँ से हम स्टोरी को शुरू करेंगे, यानी कि हर्यक वंश से। साथियों ये सब आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा। तो हर्यक वंश, अब मगध का विस्तार होना प्रारंभ हुआ, यानी मगध में अब किसका वंश आ गया है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं? बिंबसार। संस्थापक हैं बिंबसार। अब इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कितने आधारों पे किया? पहला, विवाह संबंधों से अपने रिश्ते को बनाए। दूसरा, युद्ध। तीसरा, कूटनीति। मतलब संस्थापक बिंबिसार ने हर्यक वंश को बढ़ाने के लिए अपने सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें विवाह संबंध यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, युद्ध की नीति और कूट की नीति, तीनों की तीनों नीतियां उन्होंने अपनाई। अब विवाह के संबंधों में बिंबिसार ने किससे किससे विवाह किया? तो पहले तो युद्ध करके इन्होंने अंग को मगध में मिलाया। मगध में अंग को मिलाया और अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त, उनको इन्होंने पराजित कर दिया था। ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग में मिला लिया, यानी कि अब अंग का नाम समाप्त हो गया और वो भी मगध में शामिल हो गया। अब वज्जी जो संघ है वो बहुत ताकतवर संघ था। कहा था 8 राज्यों का संघ था और बिंबिसार इसे पराजित नहीं कर सकते थे। तब इन्होंने यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहा। वैवाहिक संबंध स्थापित करके वज्ज संघ में जाने की कोशिश किए, यानी ये इस संघ को अपने तरफ मिलाने की कोशिश किए। ऐसा मगध क्यों कर रहा था वो भी आप जानेंगे कि मगध जो कि ताकतवर बनने वाला था, क्योंकि इसके पास में लोहा था और लोहा एक सशक्त हथियार बनाने में सक्षम होता। हाथी था। तो अभी मैं इसका कारण बताऊंगा। अब ये वज्र संघ में विवाह करने के लिए अब इन 8 राजाओं में से किसके यहाँ विवाह करते? तो इन आठों राजा में सबसे ताकतवर राजा थे चेटक। अब चेटक की पुत्री थी एक, उसका नाम था छेलना। अब बिंबिसार ने छेलना से विवाह कर लिया तो अंग को जीते, तो इतना बड़ा साम्राज्य हुआ और वज्जी संघ से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, यानी छेलना से विवाह किए। अब वज्जी संघ के संबंधी हो गए, तो यहाँ से इनको डर तो किसी रूप में रह नहीं गया, क्योंकि उनकी पुत्री इनकी अर्धांगिनी बन चुकी थी। अब बचे कौशल। कौशल के राजा प्रसेनजित भी ताकतवर राजा थे, उनसे क्या करते? तो इन्होंने वहाँ भी एक प्रस्ताव भेजा। कौशल के राजा प्रसेनजित के यहाँ एक विवाह प्रस्ताव रखा। और प्रसेनजित भी बिंबिसार के प्रतिभा को जानते थे, तो उन्होंने अपनी बहन महाकौशला का विवाह कर दिया। महाकौशला का विवाह बिंबिसार से कर दिया। अब जब कौशल के बहन से भी विवाह हो गया, तो अब
इनका आकार यहाँ तक बढ़ गया। लेकिन बीच में और जो लोग थे वो बहुत ताकतवर नहीं थे। अब एक ताकतवर तो यहाँ पे है अवंती के पास में, और दो जो ताकतवर थे उनको उन्होंने संबंधी बना लिया। एक दूर बैठे कुरु में एक थोड़ा बहुत यहाँ पे लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग रहते थे। अब यहाँ से भी कुरु में यानी मध्य क्षेत्र में इन्होंने अपने संबंध बनाना चाहा। तो यहाँ की एक राजकुमारी थी क्षेमा, इन्होंने क्षेमा से भी विवाह कर लिया। यानी बिंबिसार ने 3 विवाह किए, 3 विवाह राजनैतिक संबंध बनाने के लिए। बाकी और कितने किए होंगे इतिहास में नहीं पता चलता है, किए होंगे कि नहीं किए होंगे, लेकिन 3 विवाह इन्होंने किया, वज्जी, कौशल और मद्र से। अब जब यहाँ इन्होंने विवाह कर लिया तो बाकी जितने बचे इनको इन्होंने घेर लिया। अब बचे अवंती। तो अवंती से बिंबिसार किस तरह से संबंध बनाते कि इन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लेते, क्योंकि ये तो बहुत ही धूर्त और मक्कार था, ये कभी बिंबिसार को समझता ही नहीं था कुछ। लेकिन बिंबिसार के पास में एक बहुत बेहतर चिकित्सक थे, उनका नाम है जीवक। प्रश्न आता है कि जीवक नामक चिकित्सक किसके दरबार में था, तो आप जान जाइएगा कि बिंबिसार के। अब चंड प्रदोत को एक बीमारी हो गया बहुत भयंकर। तो चंड प्रदोत को एक बीमारी हुआ पांडु यानी कि जो वर्तमान में पीलिया होता है उसे उस समय पांडु बोला जाता था। अब इनको पीलिया ठीक ही नहीं हो रहा था। तब बिंबिसार ने अपने तरफ से, इन्होंने मांगा भी नहीं था, बहुत आक्रूक प्रवृत्ति का था, तो बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को चंड प्रदोत के दरबार में भेजा कि आप जाइए उनको ठीक करके आइए। अब जीवक महोदय यहाँ पहुँचते हैं यहाँ अवंती में, और चंड प्रदोत को पीलिया नाम बीमारी से ठीक कर देते हैं। अब ये नतमस्तक हो जाते हैं किसके आगे, बिंबिसार के आगे। यानी कि बिंबिसार ने अपने संबंध यहाँ से भी अच्छे बना लिए और यहाँ से भी अच्छे बना लिए, और जितने भी बीच में बचे अब इनको कौन समेटेगा, अब इनका पुत्र समेटेगा, क्योंकि इनको मौका कौन नहीं देने वाला है। इनके पुत्र ने यानी अजात शत्रु ने, इन्हें श्रेणी कहा जाता था बिंबिसार को, और इनका एक पुत्र हुआ अजात शत्रु, इनको कुलिक कहा जाता था। अब इन्होंने कहा कि पिताश्री आप ही अगर सब जीत लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। अपने पिता को मार दिया, कहा हटिए आगे से, हम राजा बनेंगे। अब राजा कौन बना, अजात शत्रु। यानी कि बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों से 3 जगह विवाह किया, कूटनीतिक संबंधों से अवंती में चंड प्रदोत की दवा कराई, युद्ध संबंधों से अंग को अपने राज्य में मिला लिया, और संस्थापना किसका किया, हर्यक वंश का। तो ये रहे बिंबिसार। अब अजात शत्रु ही इसमें देखिए, अजात शत्रु ने अपने पिता को मार दिया, यानी अजात शत्रु ही केवल पिता को मारते तो शायद पितृहंता वंश नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम अपने पिता को मारोगे तो तुम्हारा बेटा तुमको मारेगा, तो ये कहावत भी सिद्ध हो गई। अब आ गए अजात शत्रु, इनको कुलिक कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त की। अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी प्राप्त की। अब जो व्यक्ति अपने बाप को मार करके राजा बनता हो
तो आप सोच सकते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा कितनी होगी। अब इनकी महत्वाकांक्षा चरम पे थी, तो इन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने सबसे पहले 2 हथियार बनाए। वो बोला कि जैसे भगवान राम कहते थे बिन भय प्रीत नहीं होता है, तो वैसे अजातशत्रु भी कहते थे बिना हथियार के युद्ध नहीं होता है। तो इन्होंने 2 हथियार बनाया, एक रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। रथ मूसल होता था, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, बाहुबली। बाहुबली में एक रथ होता है, जो रथ के आगे आप देखेंगे तलवार लगा होता है, जैसे रथ चल रहा है और इस पे तलवार ऐसे, एक तलवार, 2, 3, 4, और ये ऐसे घूमता रहता है, खच खच खच, जो आगे आएगा कट जाएगा। तो वही था रथमूसल। और आपने देखा होगा जब युद्ध हो रहा था तो महिष्मती से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे, तो वो जो पत्थर फेंके जा रहे थे वही है महाशिला कंटक। यानी बाहुबली में दोनों हथियार देखने को आपको मिलेंगे। तो रथमूसल में रथ के पहिए पे, रथ के आगे तलवार बांध दिए जाते थे, 1, 2, 3, और ये तलवार घूमते रहते थे कि जो व्यक्ति पड़ता था इसके चपेट में उसकी गर्दन कट जाती थी। और महाशिला कंटक से बड़े बड़े पत्थर को फेंक करके मारा जाता था, इसमें तेल ओल डाल के कपड़ा वपड़ा जला करके फेंक देते थे। तो ये 2 हथियार अजातशत्रु के हो गए। और उसके बाद में इसको इस्तेमाल किया ही किया, साथ ही कूटनीतिक भी बहुत था। ये कूटनीतिक भी था। एक बार कहा जाता है कि अजातशत्रु सोच रहा था कि मैं सबको तो जीत सकता हूं, लेकिन वज्जी को कैसे जीतूं। अब वज्र संघ को जीतने के लिए तो इनके पास ताकत थी नहीं, क्योंकि वो 8 राजा एक साथ थे। और ये महोदय इतने होशियार थे कि अपने मामा प्रसेनजीत से भी ये नफरत कर बैठे थे। इन्होंने प्रसेनजीत से भी 2 बार युद्ध किया, एक बार खुद पराजित हुए, एक बार उनको पराजित किया। और जब अपने मामा प्रसेनजीत से पराजित हुए और पराजित किए, अब इनके साथ संबंध जो है खराब हो चुके थे। तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से। यानी कि अब इनसे विवाह हो गया तो संबंध फिर मेंटेन कर ले गए, अपने कूटनीतिक रूप से मेंटेन कर ले गए। अब वज्जी संघ बच रहा था। अब वज्जी संघ में ये पार नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो 8 राजा थे और 8 राजा को एक साथ पराजित करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सब ताकतवर थे उसमें। तो कहा जाता है कि एक बार महात्मा बुद्ध इनके दरबार में आए और इन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मान्यवर, हमें वज्र जीतना है, हम क्या करें? अब जो कि वो साधु थे, अब वो तो कह नहीं सकते थे जाके हिंसा कर दो, मार काट कर दो। तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने मुट्ठी बंद करके और ऐसे खोल दिया और कुछ बोले नहीं। और अजातशत्रु समझ गए ये मुट्ठी बंद कैसे है, क्योंकि ये 5 अंगुलियां मिली हुई हैं और खुली कैसे, 5 अलग अलग हो गई। ये कूटनीतिक संदेश था। उसी समय अजातशत्रु को समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए।
अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री वत्सकार को वज्जी के संघ के दरबार में भेज दिया। और कैसे भेजा? सार्वजनिक रूप से वत्सकार को बेइज्जत कर दिया। अब जब किसी को आप सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करेंगे तो किसी में यह संदेह नहीं रह जाएगा कि एक चाल है। अब वत्सकार भाग के गया वज्जी संघ में और वहां बोला कि अजातशत्रु से मैं बदला लूंगा, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया है। अब कहते ना, दुश्मन का दुश्मन हित होता है। राजनीति में ना तो कोई परमानेंट मित्र होता है और ना कोई परमानेंट शत्रु होता है। वज्र संघ के शासक चेटक को समझ में आ गया, जो कि अजातशत्रु से भयभीत तो सब लोग थे, लेकिन उन लोगों को एक मौका चाहिए था अजातशत्रु को पराजित करने का। और वो मौका कौन देने वाला था? वत्सकार, उन लोगों के नज़रों में, जबकि ऐसा था नहीं। अब वत्सकार ने वहाँ पे जा कर के देखा कि 8 राजाओं में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है और ये बहुत ताकतवर हैं। अब ये सोच रहा था कि किस तरह से इनमें फूट डालें। तो एक दिन क्या किया, इसने, उस समय राजा चेटक थे और कहा जाता है कि बारी बारी से कोई राजा बनता था और यह सब लोग उसी को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन वत्सकार ने क्या किया कि हर एक राजा से अलग अलग मिल करके कहा कि राजा बनने के तो गुण केवल आप में हैं। और ऐसे व्यक्ति को पहली बार चुना कि जो कभी राजा बने ही नहीं थे। राजा बनने का गुण तो आप में ही है। अब जो व्यक्ति कभी राजा बना ही नहीं 8 में से, उसको राजा बनने का गुण कौन दिखा रहा है? सबसे बड़े ताकतवर सम्राट से निष्कासित व्यक्ति वत्सकार, क्योंकि वो बहुत बड़ा कूटनीतिक था। और वत्सकार का चर्चा हुआ करता था जब कभी अजातशत्रु युद्ध पे जाता था। तो उस व्यक्ति को लगा, उस राजा को लगा कि अगर ये व्यक्ति हमें कह रहा है, मतलब मुझ में गुण तो है। वत्सकार महोदय ने यही बातें उन अन्य 7 राजाओं से कहा, लेकिन जो राजा बने थे उनसे कुछ नहीं कहा। अब एक बैठक हुई, अब इसमें वत्सकार सफल हो गए, क्योंकि जब बैठक हुआ तो सभी राजाओं के मन में एक ही बात थी कि मुझे अब बोलना है कि राजा मैं बनूंगा। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि राजा मुझे बनना चाहिए। और फिर 7 अन्य लोगों ने एक तरफा विरोध कर दिया। अब वहाँ हर राजा को ये लगने लगा कि जो मेरा विरोध हुआ है, मतलब मुझे, अगर वत्सकार महोदय ने नहीं बताया तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। और वज्र संघ में हो गई फूट। वज्र संघ में फूट पड़ गई। अब जब फूट पड़ गई तो 8 राजा हो गए अलग अलग। और जैसे 8 राजा अलग अलग हुए, बस क्या हुआ कि अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके वज्जी को जीत लिया। अब जैसे ही वज्जी को जीते, वो अपना साम्राज्य बड़ा कर लिए और वत्सकार महोदय वापस कहाँ पे आ गए? मगध में। और ये कहा जाता कि अजातशत्रु की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। शुरुआती दौर की जो कूटनीतिक डिप्लोमेसी का जो आधार था, वहाँ पे अजातशत्रु सफल माने गए और उन्होंने इस सफलता से इतना खुश हुए अपने को करके प्रथम बौद्ध संगीति भी करवाई, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के संदेशों के आधार पे बौद्ध संगीति करवाई। क्योंकि महात्मा बुद्ध के ही संदेशों से इन्होंने वज्जी को जीता था और जैसे वज्जी को जीत लिए,
उसके बाद में फिर कौशल को भी नहीं छोड़े, और ये पूरा का पूरा साम्राज्य किसका हो गया? मगध का हो गया। अब मगध का साम्राज्य इनके कदमों में था, मगध का साम्राज्य बढ़ रहा था धीरे धीरे, कि इनका पुत्र उदयन बड़ा हो रहा था। उसने कहा, पिताश्री। बोले क्या? बोले आप हटिए, अब सब आप ही जीत लेंगे तो हम क्या करेंगे? बोले अरे बेटा, हमको भी कितना दिन हुआ। कि नहीं 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 नहीं, दादा को आपने मारा था, हम भी आपको मारेंगे। इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। यानी कि जैसे ही इन्होंने मारा, इतिहासकार बहुत समझदार होते हैं, उन्होंने इस वंश का नाम ही रख दिया पितृहंता वंश। तो आपके इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है एक ही वंश, उसका नाम है हर्यक वंश। अब उदयन ने अपने पिता को अजातशत्रु को मार दिया और गद्दी प्राप्त किए। अब उदयन क्या करेंगे? भाई महत्वाकांक्षाएं तो इनकी भी बहुत हैं। तो सबसे पहले उदयन ने क्या किया कि पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में आप पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना की, और उसके बाद में इसी को अपना राजधानी बनाया। अब यहां पे देखिएगा कि मगध में जब बिंबिसार शासक थे, तब राजधानी राजगीर थी। अजातशत्रु हुए तब राजगीर को राजगृह कहा गया। और जब उदयन आए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दूसरा नगर बसाया और राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। और कहा जाता है कि ये कहीं घूम रहे थे कि किसी व्यक्ति ने इनको छुरा मार के हत्या कर दिया। और इनके हुए 3 पुत्र। 3 पुत्र में इनके 3 पुत्र हुए, अग्निरुद्र, मुंडक और नागदशक। कहा था इन तीनों लोगों ने बहुत कम समय तक शासन किया, और अंतिम शासक थे नागदशक। यानी हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। और नागदशक इतने ज़्यादा भीरू थे, कायर थे। अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। और इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। अब नागदशक पुष्यमित्र शुंग से अपने सेना का निरीक्षण करने के लिए कहा था। निरीक्षण कराते समय इन्होंने नागदशक को मार दिया और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। ये एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण वंश की स्थापना कहा था कि पहला ब्राह्मण वंश शुंग वंश को ही माना जाता है। प्रश्न आ चुका है। तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया। किसने किया? यानी बृहद्रथ वंश, और हर्यक वंश
और अब नागवंश, सॉरी यहाँ पे पुष्यमित्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा शिशुनाग। शिशुनाग जो है इनके सेनापति थे, इन्होंने नागदशक को मारा था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था इन्होंने। नागवंश की स्थापना किया था। कहा जाता है कि जिस समय नागदशक इनसे अपने सेना का निरीक्षण के लिए बोले थे तो जनता अजातशत्रु को, बिंबिसार को, उदयन को याद कर रही थी, तीनों को याद कर रहे थे। तो उस रूप में नागदशक कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे, अतः जनता ने समर्थन किया और नागदशक मार दिए गए। यानी कि तीसरा वंश नागवंश बना। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।